m2v2। अगेन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, मतलब हाफ ऑफ mv स्क्वायर का m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, एंड वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, म्हणजेच v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस। लेकिन अगर कोलिजन इलास्टिक है तो E बनेगा 1 और उसके लिए v1 बनेगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, एंड v2 इक्वल्स टू रहेगा m1 प्लस m2। ठीक है, फिर वहाँ पे कंडीशन, अगर m1 इज मच ग्रेटर दैन m2 है तो क्या है, m2 मच ग्रेटर दैन m1 है तो क्या है, m1 इक्वल्स टू m2 है तो क्या होगा, वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज। लेकिन कब, ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, फ्रैक्शनल ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, या फिर 4m1m2 अपॉन m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1m2। एंड अगर m2 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ m1 है तो इतना ही है, इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे तो। एंड कोलिजन अगर इन इलास्टिक है तो वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, मतलब E की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 कब, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है बोला तो। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल कोलिजन है तो E लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, और फिर वहाँ पे v1 इक्वल्स टू बनेगा m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 इन ब्रैकेट 1 प्लस e इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कौन, v1, एंड v2 इक्वल्स टू है तो वेरी गुड। ठीक है, एंड उसके बाद में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल्स टू 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का इंटू 1 माइनस वेयर E इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल्स टू 1 होगा फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, 0 होगा फॉर एंड प्रैक्टिकल कोलिजन के लिए लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, सिर्फ हमें क्या करना है वहाँ पे, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन जो अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम होगा उसको इक्वेट करना है, एंड जो अलोंग वाई एक्सिस होगा उसको इक्वेट करना है। ठीक है, एवढा चेंज है फक्त। एंड कल के लेक्चर में फिर एडिशनल उसके एप्लीकेशंस देखे थे, रिबाउंडिंग ऑफ द बॉल फ्रॉम द फ्लोर, तो वहाँ पे Vn इक्वल्स टू कितना होगा, Vn वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंडिंग कितना होगा, e रेज टू n इंटू वी नॉट, एंड अगर हाइट चाहिए hn तो कितना होगा, e रेज टू ट्वाइस ऑफ n इंटू h नॉट। झालं काल हे, मग प्रिपेअर नाही केलं है ना, काल क्वेश्चन सोडवायला सांगितले, क्वेश्चनच सोडवले, एवढे प्रामाणिक आहे तुम्ही है ना। उसके बाद में अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट पूछा है तो व्यवस्थित बघून h नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस ई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वेयर, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कम टू रेस्ट रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h नॉट अपॉन g इंटू 1 प्लस ई अपॉन, हे प्रिपेअर नाही केलं काल का बरं, हे बघा पहिली गोष्ट काय ना, सांगितलेलं वर्क नंतर पहिले जे शिकवलं ते प्रिपेअर करायचं, ते इम्पॉर्टंट असतं। ठीक है, तो इस तरह से वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड जितनी सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी वो हमारी डिस्कस करके हो गई। अभी जो बचा है आज हम डिस्कस करेंगे वो बस मतलब है, इतने उसके एप्लीकेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसके ऊपर ज़्यादा वर्क भी नहीं करना है, फक्त आपल्याला माहीत पाहिजे। ठीक आहे, काय काय असतं म्हणून। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या होगा, ऐसे फोर्सेस जो कंजर्व होते हैं। कंजर्व होते मतलब, कंजर्व होना मतलब स्टोर किंवा कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एंड दूसरे आते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम डिसिपेटिव फोर्सेस भी बोलते हैं, मतलब
ऐसे फोर्सेस जिनका वैल्यू क्या होने वाला है, डिसिपेट होने वाला है, मतलब वो कंजर्व नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन कब, जब हम वर्क डन करेंगे तब। सो राइट डाउन कंजर्वेटिव फोर्स if work done in displacing the body, if work done in displacing the body from initial position to final position, from initial position to final position is independent of path followed by the body, independent of path followed by the body, then the force is known as conservative force. ठीक आहे, काय लिहिलं ते एकदा रीड करा की वर्क डन हो रहा है, लेकिन वर्क डन करने के लिए हम जब बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो उस टाइप में वर्क डन में जो फोर्स इन्वॉल्व था उसको क्या बोलना है, एज ए कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से एक बार, क्या है कंजर्वेटिव फोर्स मतलब, इफ वर्क डन बाय द फोर्स while displacing a body from initial position to final position is independent of path followed by the body, then the force is known as conservative force। फिर से एक बार, conservative force मतलब is called as conservative force। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होगा, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एक बॉडी को ए से लेके बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो डिस्प्लेस करने के लिए हम ऐसे उसको स्ट्रेट लाइन में भी लेके आ सकते हैं, या फिर इस पाथ के अलोंग भी लेके आ सकते हैं, या फिर इस पाथ के अलोंग भी लेके आ सकते हैं। तो बॉडी का एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंट पाथ के अलोंग जो वर्क डन है, अगर हम उसको W1, W2, W3 ऐसे बोलेंगे, तो यहाँ पे अगर ये वर्क डन सब कुछ सेम है, मतलब यहाँ पे W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3 इस तरह की कंडीशन आ रही है, इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस में जो भी फोर्स इन्वॉल्व था उसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक आहे, कळतंय का? फक्त पाथवर डिपेंड असलं नाही पाहिजे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक बॉडी को ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट तक लिफ्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो हमें मालूम है कि इस प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है कितना होता है, फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी। एंड अगर इसकी हाइट आपको बोला है कि h है, तो ये वर्क डन बनेगा m इंटू जी इंटू एच, ये W1 हो गया फॉर पाथ 1। लेकिन अगर सेम ग्राउंड के लेवल के ऊपर बॉडी थी और उसको हम इस पाथ के अलोंग ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब ही एंड ही पोजीशन सेम है, बस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, ये इंक्लाइन सरफेस है एंड ये इंक्लिनेशन थीटा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग इंक्लाइन सरफेस एस होने वाला है। तो अगर हम बॉडी को यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं तो हमें मालूम है कि इस पोजीशन पे एक्ट होने वाला फोर्स कौन सा होता है, mg इंटू साइन ऑफ थीटा। मतलब बॉडी को जब हम इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर लेके जाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो सिर्फ mg साइन थीटा के अगेंस्ट होगा, तो ये बनेगा mg साइन थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब यस ये बन रहा है सेकंड वर्क डन। बट यहाँ पे अगर हम साइन थीटा को डिफाइन करेंगे, क्या होता है साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, W2 इज इक्वल्स टू बन गया mg इंटू एस इंटू एच अपॉन एस, तो यस यस कट होके यहाँ पे W2 इक्वल्स टू बना m इंटू जी इंटू एच। अगर कंपेयर करेंगे दोनों वर्क डन को, तो दोनों पाथ के अलोंग जो भी वर्क डन हो रहे दे आर इक्वल आहे ना, इथं पण mgh तिकडं पण mgh, इसका मतलब इस वर्क डन में जो फोर्स इन्वॉल्व था वो बनेगा कंजर्वेटिव फोर्स। कळतंय का? राइट डाउन।
फॉर एक्झाम्पल इथं बस. जागा नाही आहे. काय 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 तिथून दिसत नाही का अजून. इकडे घ्यायचं का बेंच, इकडे गेले तिकडे चेअर टाकून बस. मग काय म्हणणं काय तुझं. मला वाटलं काहीतरी आन्सरच देतोय, मला कॉन्फिडेंटली उठलाय. चलो एग्जाम्पल लिख लिया. श्रवण, शुभम. शुभम कोण आहे. तुझं नाव काय बेटा. वाणी. वैभव. वैभव. आत्ता पेन सापडला. बरं तिकडे बस ना. तिला इथून दिसत ना. तुला इथून दिसणार आहे का. बस बस काही फरक नाही पडत. बस चलो हो गया. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये बनेगा एग्जाम्पल. किसका एग्जाम्पल. कंजर्वेटिव फोर्स का. उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, वो हम 12th में पढ़ेंगे. ठीक है. करू रफ. हे कळलं का. हे बघा नवीन वर्ड असतात ना, काय होतं आपण कन्फ्यूज होतो, काहीतरी अवघड स्टडी करतोय. कारण मी पहिले पण सांगितलंय की आपण ब्रेनमध्ये कुठली गोष्ट जी आपल्याला अगोदर माहीतच नाही, जेव्हा फर्स्ट टाइम फीड करतो तर ते ब्रेनच्या प्रोग्रॅमिंगला खूप वेळ लागत असतो. त्यामुळे काय होतं ना की सिम्पल आहे की डिफिकल्ट आहे हे जज करण्या अगोदरच आपण डिक्लेअर करतो की हे खूप डिफिकल्ट आहे, आपल्याला कळणार नाही. ठीक आहे. 2 वर्ड आहे फक्त, एक कंजर्वेटिव्ह, दुसरा नॉन कंजर्वेटिव्ह. आता कंजर्वेटिव्हची मीनिंग या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनमध्ये काय घ्यायचं आहे कि वर्क डन अगर चेंज नहीं होगा, हमने पाथ चेंज किया तो इस केस में जो भी फोर्स इन्वॉल्व था वो बनेगा कंजर्वेटिव फोर्स. लेकिन अगर वर्क डन करते टाइम पाथ चेंज हो गया और पाथ के चेंज होने से वहां पे अगर वर्क डन चेंज हो रहा है तो फोर्स बनेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. एवढाच डिफरन्स आहे फक्त. म्हणजे फोर्स कॉन्स्टंट राहतो किंवा डिसिपेट होतो. ठीक आहे. कॉन्स्टंट राहत असेल तर कंजर्वेटिव फोर्स, एंड अगर डिसिपेट हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, इस पॉइंट से अगर बॉडी को हम छोड़ देंगे तो जितना हमने वर्क डन किया था उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बॉडी गेन करके ग्राउंड के ऊपर आएगी. मतलब ये फुली रिकवरेबल होता है. मतलब जितना वर्क डन हमने किया था उस वर्क डन में जितना फोर्स हमने अप्लाई किया था उसी प्रोसेस को अगर रिवर्सिबल प्रोसेस बना देंगे तो जितना वर्क डन करने के लिए फोर्स हमने अप्लाई किया था उतना फोर्स हमें वापस मिलता है. समझ में आ रहा ना. इसलिए इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है. लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हमें देखना है नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और इसको बोला जाता है जो डिसिपेट होने वाला है डिसिपेटिव फोर्स. डिसिपेट होणं म्हणजे ठीक है, हे नका लक्षात ठेव, एवढंच लक्षात ठेव. ठीक है. नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो कांस्टेंट नहीं रहेगा उसको बोलना पड़ेगा एज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. क्या होगा श्रवण अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब, इफ वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट. अगर पाथ इंडिपेंडेंट था तो नॉन कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव पाथ डिपेंडेंट है तो नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है. राइट डाउन. इफ work done in displacing the body, if work done in displacing the body is independent of dependent of path followed, dependent of path followed,
by the body, then the force is known as, क्या होगा फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. फोर्स इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. जैसे कि अभी ए से लेके बी तक बॉडी को लेके जा रहे हैं, अगर फर्स्ट पाथ से लेके जाएंगे जहां पे वर्क डन W1 है, दूसरे पाथ से वर्क डन W2 है, तीसरे पाथ से वर्क डन, तो हर बार अगर वर्क डन डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब जो फोर्स इन्वॉल्व था वो नॉन कंजर्वेटिव था, मतलब वो डिसिपेट हो गया, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसे कहां पे होता है? जैसे कंजर्वेटिव का एग्जांपल देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स. उसी तरह से अगर हम बॉडी को एक सरफेस के ऊपर जो रफ है मतलब क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो बॉडी को हम यहाँ से मतलब पोजीशन ए से यहाँ पे मतलब पोजीशन बी के ऊपर लेके जा रहे हैं और हम वर्क डन कर रहे हैं जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स को. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक तर ओढत ओढत या पाथने आपण बॉडीला घेऊन येऊ शकतो, ये फर्स्ट पाथ हो गया, या फिर बॉडी को हम यहाँ पे खींचेंगे नहीं, ऊपर उठा के इस तरह से लेके आएंगे, जरा फ्रिक्शन जर जास्तच असेल तर, है ना, उचलून आपण पलीकडे ठेवणार. फॉर एग्जाम्पल बेंच है, यहाँ से वहाँ तक लेके जाना है, हम उठा के नहीं लेके जाएंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बेंच है, ये डायस की ये कॉर्नर से ये कॉर्नर पे लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो दोनों केस में वर्क डन सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा. कंफर्म? मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व था वो कौन बन गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, मतलब इस तरह के जो भी होंगे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर रेजिस्टिव फोर्स जो अपोज करने वाले, जिनको हम रिकवरी नहीं कर सकते, मतलब इसके अगेंस्ट वर्क डन हो गया, वो हीट में क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, इसको हम रिकवर नहीं कर सकते. असं नाही होत बॉडी लिथून सोडलं परत बॉडी वापस आली, होतं का? अरे गुड मॉर्निंग, कळतंय की हे झोपेतून उठले सगळे, काय बोलते कळते सगळ्यांना, मग काहीतरी हो नाही काहीतरी बोलत जाणार, दगडासारखे बसता फक्त. अरे देवेश, काय ऑनलाईनमुळे डोक्यावर परिणाम झाला आहे? चालू दे तुमचं भाषण, है कि नहीं, मोबाइल लावून टाकायचा आरामशीर एकदम. चलो, हो गया कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बस इतना ही याद रखना है. ठीक है, अब इसके ऊपर से हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब जैसे काइनेटिक एनर्जी थी उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है. क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो एनर्जी मतलब एबिलिटी और कैपेसिटी, लेकिन जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते थे कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. वेरी गुड, शट डाउन. P for position, P for potential. The ability to do work, ability to do work ability to do work by virtue of position of the body, position of the body or position of the body और उसको ऐसे भी बोलते हैं हम बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज, बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, इसको कैलकुलेट करने का जो भी फॉर्मूला है वो चेंज होता है, बट इन जनरल हम जो फॉलो करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है तो क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, वेर m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h का मतलब, लेकिन ये एप्लीकेबल है कब, अगर वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. जनरली हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट ही करना पड़ता है वर्क, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगा. लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्लेस करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे उस फील्ड के कांस्टेंट आएंगे. मतलब ये यूनिवर्सल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, हाफ mv स्क्वायर,
फिर हम उसके फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बट पोटेंशियल एनर्जी का ये एक फॉर्म है ना, डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर यही पोटेंशियल एनर्जी हमें अर्थ के ग्रेविटी की बोली जाती है, ठीक है, तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है -Gmm/r. आठवते का ग्रेविटेशन झाला होता का हो, -G(M)r, ठीक है। वही पोटेंशियल एनर्जी अगर स्प्रिंग की सिस्टम में स्टोर हो रही है तो कितनी होती है, ½K/x². हे पण झालं होतं कुठं, व्हेरी गुड. टॉपिकचं नाव आठवलं तरी पण खूप मोठी गोष्ट आहे, ठीक आहे. तो पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ K/x². मतलब एज पर एप्लीकेशन ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होता है, ठीक है. बट इन जनरल अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो U इज इक्वल्स टू -F/dx. ये रिलेशन हम यूज करते हैं जहाँ पे ये x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू जो भी दिया है आपको उसके इन बिटवीन इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है. तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. मतलब फोर्स दिया है एंड फोर्स दिया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, उसके ऊपर से हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. एंड इसी का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमें यप कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल एनर्जी दी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तसंच आहे बघा 1D मध्ये आपण बघितलं होतं, अगर वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी के ऊपर से एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एंड एक्सेलरेशन के ऊपर से वेलोसिटी चाहिए तो उसी तरह की कंडीशन है. अगर फोर्स दिया, फोर्स के ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इंटीग्रेशन. एंड अगर एनर्जी के ऊपर से फोर्स कैलकुलेट करना है तो, ठीक है. तो ये हो गया ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग, ये किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ये किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब ये मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, वेरी गुड. मैकेनिकल एनर्जी, mechanical energy of the body is defined as sum of its kinetic energy plus potential energy. Sum of its kinetic energy plus potential energy या फिर and potential energy. तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं एज ए मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. क्या होगा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वही होगा, बस यहाँ पे एनर्जी को रिप्लेस करके मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और उस बॉडी को हम एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए थे. अब इस हाइट पे लेके जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ा था और वो वर्क डन था इक्वल्स टू mgh. ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जब हम बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करेंगे और बॉडी ग्राउंड के ऊपर आ जाएगी
तो ग्राउंड के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, 0 बनेगी। इस हाइट के ऊपर बॉडी जाके रुक गई थी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यहाँ पे जो भी के पी की सम थी वही सम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये फर्स्ट पार्ट में, एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये सेकंड पार्ट में, ये दोनों भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऊपर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, एंड ग्राउंड पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मालूम नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर लिखो अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो, एंड सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो हम इसको के ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए एम कैंसिल हो जाएगा एंड v इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा फिर, √2gh। हेच आपण 1D मध्ये पण डिराइव करत होतो विदाउट इन्वॉल्विंग एनी फोर्स एंड वर्क। मतलब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, ठीक है। ली लगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, स्टेटमेंट ली लगा, काय लिहिलं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, total amount of mechanical energy of the system remains constant। मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो वो पूरी की पूरी स्टोर होगी किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वो फिर से स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इस तरह से इनका कन्वर्जन चलता है। ये होता है मैकेनिकल एनर्जी एंड उसका कंजर्वेशन। याद काय लिहिता, हे बघा आपण पळवत नाही, जे खूप जास्त इम्पॉर्टंट होतं त्याला आपण प्रॉपर जेवढा रिक्वायर्ड होता त्यापेक्षा जास्त वेळ दिला आहे। याचे ॲप्लिकेशन्स नाही आहेत, फक्त आपल्याला कन्सेप्ट माहीत पाहिजे, त्यामुळे आपण थोडंसं फक्त इंट्रोड्यूस करून पुढे जातो, ठीक आहे। यावरच्या क्वेश्चनची इतकी रिक्वायरमेंट रिमेनिंग टॉपिकमध्ये आपल्याला असणार नाही आहे, कारण हे मेकॅनिकचे स्टार्टचे जे टॉपिक आहेत 1D 2D NLM वर्क पॉवर एनर्जी डायमेन्शन्स, हे स्वतःच्या वेटेजपेक्षा आपण स्टडी कशासाठी जास्त करतो त्यांची, कारण रिमेनिंग सिलेबसमध्ये त्यांचे ॲप्लिकेशन्स आहेत म्हणून, ठीक आहे। चलो नेक्स्ट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देवेश व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। एनएलएम में हमने ये कंडीशन बहुत बार इंट्रोड्यूस की थी कि इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है, बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले नेट फोर्सेस, वही इक्विलिब्रियम हम कंसीडर करेंगे जिसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोला है। इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 बनेगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, नहीं ते तर झालं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी ट्रांसलेट ही नहीं हो रही है, जहां पे है वहीं पे है, या फिर बॉडी मूव हो रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट में है तब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, बॉडी मोशन में है तब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होते हैं बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन आता है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन वो स्टेबल है। कैसे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके लिए एक सिंपल सी वाटी लेंगे, वाटी में हम एक बॉडी रख देंगे, वाटी कळते ना घरातली, ठीक है। इस बॉडी को यहाँ पे प्लेस कर दिया, कळलं। अब उसके बाद में हम और एक इक्विलिब्रियम देखेंगे जिसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। उसमें बस इस वाटी को उल्टा कर देंगे एंड ये बॉडी यहाँ पे आ गई, इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, शिरोडे बोला का, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्वप्नील काय झालंय बेटा, तू आजकाल बोलतच नाही, आन्सरच देत नाही,
बरं आहे सगळं. स्टेबल इक्विलिब्रियम अँड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये? वाटी इकडे सरळ होती, इकडे उलटी झाली, असे फालतू आन्सर देऊ नका. मोठ्याने बोल, मास्क काढून बोल. काढा मास्क काढा, ते बाहेर जाताना त्यांना लावता काय प्रॉब्लेम. स्टेबल इक्विलिब्रियम मध्ये फायनल आणि इनिशियल पोझिशन सेम असते. कुठं ती बॉडी पण रेस्टला आहे, ही बॉडी पण रेस्टला आहे, तरच इक्विलिब्रियम मध्ये म्हणणार ना आपण त्यांना. अनस्टेबल असलं तरी पण काय ते इक्विलिब्रियम आहे. तर बॉडीची इनिशियल अँड फायनल पोझिशनची केसच नाही इथं. अरे चालवा थोडं डोकं, असं ना करू बाळांनो, आपल्याला भारताचं भविष्य घडवायचं आहे. हाईट आणि ही वाटी उचलून इथं ठेवतो मी. कार्तिक गुड मॉर्निंग बेटा, काय चालू आहे कळतं इकडं? मी इकडं बघ ना, तिकडं कुठं बघतोय? कोण सांगणार? नो वन. हे बघ एकदम फिजिक्स आहे, काहीतरी नवीन कॉन्सेप्ट आहे, हे डोक्यातून सोडून द्या. सरळ सरळ येडेगबाळे लोक समोर बसले ज्यांना फिजिक्स माहीत नाही आहे, त्यांना आपण या दोन कंडिशन विचारल्या तर ते काय काय आन्सर देतील आपल्याला ते एक्सपेक्टेड आहे. पण वाटी उलटी वाटी सरळ आहे एवढे पण नाही. अजून काय काय पॉसिबिलिटी, काय डिफरन्स आहे त्यांच्यामध्ये? हां स्वप्नील बोल. बॉडीवर ग्रॅव्हिटी ऍक्ट होते. बरं अजून? व्हेरी गुड. आणि इकडं? व्हेरी गुड. नाही सनीने तेच सांगितलं होतं, पण तो काय म्हणत होता मोशन मध्ये नाही, तो काय सांगतो इथं इनिशियल अँड फायनल पोझिशन सेम राहील. इकडे इनिशियल अँड फायनल पोझिशन सेम नाही राहणार, पण कधी कंडिशन नव्हती त्याची. ठीक आहे, त्यांनी पण सांगितलं व्हेरी गुड यासाठी का थोडा ट्रॅकवर होतो, एक्झॅक्ट मला जे रिक्वायर्ड आहे ते नाही आन्सर. चुकलं बेटा तुझं पण. सनी नाराज होते खूप. तो नाराज झाला, घेत नाही 8-15 दिवस. चला अजून. एकदम सिंपल आन्सर रिक्वायर्ड आहे मला, असं काही खूप जास्त लॉजिकल फिजिक्सच्या कन्सेप्ट नाही. हे समय सूचकता IQ थोडंफार असलं की त्यांना सुचलं पाहिजे. अक्षय नाहीच आहे. मुली हुशार असतात बघा. माहिती की नाही तुम्हाला? माहिती ना? नहीं, सिंपल है. यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इस बॉडी को अगर उठा के कहीं पे भी लेके जाएंगे यहाँ पे और वहाँ से छोड़ देंगे तो ये क्या हो रहा है, अगेन उसके ओरिजिनल पोजीशन पे बॉडी वापस आ रही है. समझ में आ रहा है? मतलब आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इफ बॉडी अटेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन द इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. बट यहाँ पे क्या होगा, थोडं पण डिस्प्लेस केलं की नंतरचं डिस्प्लेसमेंट आपल्याला करावं लागणार नाही. मतलब एक बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल अमाउंट देन इट विल गेट अगेन डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी फोर्स, देन द इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. कळतोय का डिफरन्स काय? यांनी सांगितले आन्सर तेच होते बट थोडंसं कॉन्सेप्ट सोबत रिलेट करून. यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो बॉडी अपने पोजीशन पे आने वाली है, मतलब ये क्या है, स्टेबल पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है. लेकिन यहाँ पे थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे और छोड़ देंगे तो बॉडी अपने आप डिस्प्लेस होने वाली है. कड़ा ना? तो ये बन गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और इसको छोड़ के और एक इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर ये बॉडी हमने रखी है, इसको बोला जाता है एज ए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नहीं बॉडी रेस्टवरच आहे बट डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा. आता तुमच्या दोघांचे पण आन्सर इथं ॲप्लिकेबल नव्हते, बरोबर आहे की नाही? कारण यांच्यामध्ये डिफरन्स सांगावा लागेल आपल्याला. इथं पण तुम्ही काय म्हणणार, सर इनिशियल फायनल पोझिशन डिफरंट होगी, याचं कंटिन्यूस होईल 1 by 1. हां शुभम. सनी थोडं ऐकून घे, कळालं की मला पण सांग. एवढं मोठं आन्सर मला थोडं कळायला वेळ लागतो बेटा, हळूहळू सांग. शुभम हळूहळू सांग ना, मला कळालं.
पॉइंट आहे. कळलं का तुम्हाला पॉइंट आहे? या दोघांमधला डिफरन्स फक्त शेप बीप काही फरक पडत नाही. मी तुला वेगळे शेप दाखवतो असून, ठीक है. यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टेबल तर कड़ा ली, पूरी डिफरेंट केस है. यहाँ पे क्या होगा, बॉडी को हम थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, बॉडी डिस्प्लेस होती जाएगी. यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी को हम जितना डिस्प्लेस करेंगे बॉडी उसी पोजीशन के ऊपर आके रुक जाएगी. बॉडी को और थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे वहीं पे बॉडी रुक जाएगी. ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. कहते हैं तीन मतलब डिफरेंस. अभी सेम केस हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कौन है, इसको हमने ग्राउंड के ऊपर रख दिया है, ठीक है. तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि इसको यहाँ पे इसके वर्टेक्स को पकड़ के अगर थोड़ा खींच के छोड़ देंगे तो ये इसी पोजीशन में वापस आने वाला है. मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम. लेकिन सेम कोन को ऐसे होल्ड किया था और उसके बाद में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो क्या होगा? थोड़ा डिस्प्लेस केला फक्त इक्विलिब्रियम पोझिशन मध्ये वर्टिकली असा होता तो, थोड़ा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा? वापस आएगा क्या? गिर जाएगा. मतलब थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता ही जा रहा है तो वो बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. लेकिन यही कौन है, से ग्राउंड के ऊपर प्लेस किया है, क्या होगा? जिकडं फिरवलं तिकडं फिरणार आणि तिथेच थांबणार. मतलब ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है. तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट. म्हणजे पोटेंशियल एनर्जीचं म्हणतोय का हे असं का करतात म्हणतात? पोटेंशियल एनर्जी का? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड. चल राइट डाउन. अभी कांस्टेंट है मतलब कितनी रहेगी कांस्टेंट? 0. बट कधी कधी अदर दॅन 0 पण असू शकते त्यामुळे आपण त्याला कांस्टेंट म्हणतोय. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये कांस्टेंट का मतलब 0 ही होगा. ऐसा क्यों? इसका आंसर ये है. लिहून झालं सगळ्यांचं? घ्या लिहून पाहिजे. अक्षय काय झालं? घरची आठवण येते का? नाही ना. त्याला नहीं येत तो सोनों को डिस्कस करो. चलो नेक्स्ट क्या होता है देखो. बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जहाँ पे वर्क डन होगा. वर्क डन होने के बाद ही स्टोर होगी ना इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे वर्क डन हो गया था इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. सो दैट उस एनर्जी को ये बॉडी कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में अपनी पोजीशन जो है उसको डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है. बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल कंडीशन में मिनिमम थी. इसका मतलब वर्क डन हुआ ही नहीं था. जो हुआ था वो नेग्लिजिबल था. इसलिए अगर वर्क डन करके बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके वो यहाँ तक आ सकता है, इस पोजीशन तक. समझ में आ रहा है ना. लेकिन यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो सकता. इसलिए स्टेबल में मिनिमम, अनस्टेबल में मैक्सिमम, ठीक है. ये होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. एंड अभी लास्ट पॉइंट फ्रॉम द टॉपिक दैट इज VCM. VCM मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन. हे झालंय, आठवतंय का? क्या होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में?
मोशन होती है, वेरी गुड। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मोशन होती है ना। ऐसे सर्कुलर पाथ होता है जिसके ऊपर बॉडी मूव करती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने 3 रेफरेंस पोजीशन देखी थी, ए, देन बी एंड उसके बाद में सी। बस यहाँ पे इन एडिशन अगर कोई भी रैंडम पोजीशन देंगे, मतलब हमें मालूम है बॉटम पॉइंट पे मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी होती है, √5r(g), ठीक है। टेंशन कितना होता है, मैक्सिमम होता है, कितना होता है, हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, वहाँ पे टेंशन कितना होता है, मतलब रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। 0 से कम हो गया तो बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी। सी के ऊपर कितना होता है, वेलोसिटी √3r(g) एंड टेंशन वो कैलकुलेट ही नहीं किया था। तो अगर हमें रैंडमली ये 3 स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन छोड़ के कोई भी एक पॉइंट देंगे, जैसे कि ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के ऊपर अगर हमें वेलोसिटी या फिर टेंशन पूछा जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि ये एंगल बन गया इंक्लिनेशन थीटा, इस पॉइंट के ऊपर बॉडी का जो वेट होगा mg, इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये mg के हम 2 कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। ये एंगल भी बनेगा थीटा, तो ये बनेगा mg cos ऑफ थीटा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा दैट इज mg sin ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये टेंशन क्या करेगा, mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, यानी कि t माइनस mg cos ऑफ थीटा, ये इनका रिजल्टेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। t कहाँ पे, टुवर्ड द सेंटर, mg cos थीटा कहाँ पे, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इनका जब रिजल्टेंट लेंगे, कौन है रिजल्टेंट, सेंट्रीपिटल, मतलब mv²/r, उसके डायरेक्शन में t है इसलिए पॉजिटिव, mg cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव, यानी कि टेंशन एट द गिवन पॉइंट कितना बनेगा, m इंटू v²/r प्लस mg cos ऑफ थीटा। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉटम मोस्ट पॉइंट बोला है, मतलब ए के ऊपर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। तो देखो ए के लिए थीटा कितना बनेगा, ए कुठे आहे, दिसत नाही आहे, हा ए आहे, झिरो, हा इकडं आहे की नाही, हा असा येईल, मग थीटा किती होईल, 0, कळतंय का। तो थीटा अगर 0 हो गया तो cos 0, और cos की यही वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए टेंशन यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। T मैक्स कितना रहेगा, mv²/r प्लस mg, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है टेंशन की, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है, कितनी होती है वेलोसिटी, √5 टाइम्स ऑफ rg, इसको पुट करेंगे तो मैक्सिमम टेंशन कितना आ रहा है, 6 टाइम्स ऑफ mg, क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेंगे, जैसे कि पॉइंट B, तो B के ऊपर क्या होगा, एट पॉइंट B क्या होगा बोलो, थीटा विल बिकम माइनस नहीं, थीटा किती होईल, 90 होईल, बर। ये थीटा यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे आने के बाद कितना होगा, 180, एंड अगर थीटा 180 है तो कॉस ऑफ 180, मतलब यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो T मिनिमम कितना बनेगा फिर, परत तेच mv²/r माइनस ऑफ mg, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन होती है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे v कितनी होती है, √rg, इसको पुट करेंगे तो T मिनिमम कितना आ गया, 0, मतलब इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन टेंशन वेरी करेगा इन बिटवीन 0 एंड 6 mg, बट ये कब, अगर लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब जस्ट कंप्लीट करना है सर्कल, तो अगर वेलोसिटी हमने बढ़ा दी तो ये √5rg से ग्रेटर हो गई तो टेंशन वेरी होगा, लेकिन हर बार टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, बॉटम पे, एंड लीस्ट कहाँ पे होगा, इसलिए कभी भी जब भी स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो वो बॉटम पे होगी, कळालं ना। त्यामुळे ते त्याच्यामध्ये बसताना वगैरे काही घाबरायचं नाही, कळालं ना, वरती कधीच नाही तुटणार।
श्रवण काय झालं? वही केस हमें अगर मिड पॉइंट पे चाहिए, मतलब पॉइंट सी के ऊपर, तो क्या होगा सी के ऊपर? हाँ, एट पॉइंट सी थीटा बनेगा 90 डिग्री। थीटा अगर 90 है तो कॉस ऑफ 90 जीरो, कॉस 90 अगर जीरो है तो टेंशन इज इक्वल्स टू रहेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बट वी कितना होता है मिड पॉइंट पे? रूट ऑफ 3 RG, यानी कि टेंशन कितना बनेगा? 3 टाइम्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये 3 स्टैंडर्ड पोजीशन है, इसके ऊपर टेंशन मालूम होना चाहिए। इन बिटवीन कोई भी पोजीशन देंगे वहां पे अगर थीटा एंड वी दिया है तो हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हो गया? तो बस यही केसेस इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखो आज जो है हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म, देन मैकेनिकल एनर्जी, उसका कंजर्वेशन, एंड उसके बाद में इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जिसमें स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ऐसे 3 इक्विलिब्रियम डिस्कस किए थे, जिनसे रिलेटेड बस थेरोटिकल डेटा जो हमने लिखा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मॉड्यूल में से उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उनको अभी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, कारण त्याचे ॲप्लिकेशन आपल्याला रिक्वायर्ड नाही, करणारच नाही आपण असं नाही, बट अभी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है, हमने सर्कुलर मोशन में इसको ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, तो बस ये एडिशनल 1-2 पॉइंट यहाँ पे आ गए, बस उतने आपको प्रिपेयर करने हैं। तो मॉड्यूल में से जो है हमें बस कोलिजन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इससे रिलेटेड के क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे। बाकी आज का जो डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड मैं जो वर्कशीट दूंगा बस उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, मॉड्यूल में से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। तो यहाँ पे वर्क पावर एंड एनर्जी, इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। ठीक है, सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट न्यू टॉपिक। कुठला टॉपिक सुरू करायचा? ग्रॅव्हिटेशन, रोटेशनल मोशन, का अजून सोपे घ्यायचे? आता इथून पुढं काय ना की हे फिजिक्सचा थोडासा सिलेबस डिझाईन करताना थोडा घोळ केलेला आहे। जनरली काय असतं ना, स्टेप बाय स्टेप सगळं फीड केलं जातं, बरोबर आहे? इकडं उलट आहे, तुमच्या लक्षात येईल। ठीक आहे, पुढचा ग्रॅव्हिटेशन आहे, त्याहीपेक्षा सोपा रोटेशनल आहे, त्याहीपेक्षा सोपा इलॅस्टिसिटी आहे, अजून सोपा सरफेस टेन्शन आहे, त्याच्यापेक्षाही सोपा वेव्ज अँड SHM आहे। असे सगळे सिंपल 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 होत चालतात। कौन सा सुरू करना है? तुम्ही ग्रॅव्हिटेशन म्हटले, रोटेशनल म्हटले, SHM म्हटले, मला जो करायचं तोच करणार। बस क्या करो, आज दिन भर जो भी पेंडिंग वर्क कोलिजन का बाकी है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, एंड ये आजची जी थेरी झाली ती व्यवस्थित प्रिपेअर करा। ठीक है, सो फ्रॉम टुमारो शार्प ॲट 7:15 AM, कळालं तुम्हाला? कळालं असेल 2 दिवसापासून 7:15ला लेक्चर स्टार्ट होतं आहे। ठीक आहे, उद्यापासून नवीन टॉपिक आहे, भगत 10 मिनटं अगोदर निघायचं असेल। पाथ ओपन असतो का?